ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारत माता की देवसर की और नागौर की धरती से भारत माता की आवाज इतनी धीरे मैंने ये कल्पना नहीं की थी। और इतने शेरों के बीच में इतनी धीरे आवाज, ये तो आवाज जानी चाहिए देश की सीमा पर बैठे हमारे सैनिक भाइयों तक और उससे भी आगे पाकिस्तान पार। तैयार है? भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना शेरों वाली कहा। बोलो दस्ता जी महाराज की, बोलो तेजा जी महाराज की। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान किसानों के नेता और मेरे बड़े भाई और हमारे नागौर के सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब और हमारे बीच में विराजमान हमारे आज लाडो साहब और मेरे भाई और हमारे प्रत्याशी भाई नारायण जी बेनीवाल साहब और हमारे सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, सभी विधायकगण। आज मैं सबसे पहले तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और जिसके अंदर हमारे किसानों के नेता और जिन्होंने राजस्थान के अंदर एक युवाओं के अंदर जिसको क्रांति लाने का काम किया और हर समय एक गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने वाले हमारे भाई हनुमान जी को जीता कर भेजा, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद हनुमान जी को भी इस बात के लिए देना चाहता हूं इस अवसर के ऊपर कि आपने एक ऐसी पार्टी, जहां एक तरफ वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा इस देश को लूटने का काम किया, तो दूसरी तरफ वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी का साथ देकर और ये दर्शा दिया कि अगर किसी के दिल में अगर जज्बा है और अगर वो किसी के साथ में अगर देश के प्रति अगर प्रेम है तो वास्तव हमारे भाई नरेंद्र, हमारे जो हनुमान जी बेनीवाल है, उनके जो मन में है वो इससे साफ जाहिर होता है कि हनुमान जी के मन में भी देश के प्रति कितना जज्बा है। ये जाना चाहते थे तो उस दूसरी पार्टी के साथ भी जा सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं उस पार्टी के साथ में कभी नहीं जा सकता जिन्होंने हमारे देश की सीमा के ऊपर बैठे सैनिक, उन सैनिकों को कहा कि देश का सैनिक अगर सीमा के ऊपर जाता है तो मरने के लिए जाता है या तनख्वाह के लिए जाता है। अरे वो न तो तनख्वाह के लिए जाता है न मरने के लिए जाता है। देश का सैनिक जाता है तो भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, तिरंगे के लिए जाता है और उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों के साथ में मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे हमारे भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब ने उस समय ऐतिहासिक फैसला लिया और उसके बाद में आज जिस तरह से गठबंधन के साथ हमारी जो पार्टी के आज यहाँ से प्रत्याशी नारायण जी निश्चित रूप से एक राम और लक्ष्मण की जो भूमिका होती है उसको भूमिका से अगर वास्तव में मैं कई बार नारायण जी से मेरी बात होती थी, हनुमान जी से भी बात होती थी, लेकिन हनुमान जी अक्सर कहते थे कि कोई छोटा सा काम होता है भाई लक्ष्मण, हमारे लक्ष्मण ही कहूंगा मैं तो, नारायण जी को कहते थे। तो इस तरह से वास्तव में आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम अब अपने को ये फैसला करना है कि हमें किसकी तरफ जाना है। और मैं आपको बताऊं कि आज इस समय आप सबने जिस तरह से चुनाव हुआ, पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए और उस विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्होंने झूठ मूठ की बातें करके और सत्ता के अंदर आए। किसानों के साथ में उन्होंने छलावा किया। उन्होंने किसानों को कहा था
कि हम आपका 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। 1, 2, 3, 4 सीधा 10 हो गया कर्जा माफ सबका संपूर्ण। युवाओं को कहा था कि हम आपको 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन किसी एक भी युवा को अगर 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो आप बताइए मुझे। उन्होंने 60 साल तक इस देश के किसान के साथ में, युवा के साथ में, मजदूर के साथ में, हर वर्ग के साथ में छलावा किया। उन्होंने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ भी छलावा किया, उन्होंने SC ST के भाइयों के साथ भी छलावा किया। आज मैं कहना चाहता हूँ SC ST के भाई भी यहाँ बैठे हैं, अगर उन्होंने हमेशा कहा कि मैं आप SC ST के हितैषी है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश की आजादी होने के बाद में 70 साल में से 60 साल जिन्होंने राज किया और 60 साल शासन करने के बावजूद भी इस देश के अंदर आज भी 60% लोग BPL गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो SC ST का उत्थान कहाँ हुआ मुझे ये बताइए आप। उन्होंने कभी सिर्फ राजनीति की, और मैं तो आपको इसलिए आज जाकर कहने के लिए आया हूँ कि आपके यहाँ पर भी 60 साल तक जिन्होंने शासन किया, यहाँ पर उन्होंने तो छोड़ो हमारे को भी नहीं बख्शा। मैं जिस जिले से आता हूँ बाड़मेर और जैसलमेर, यही परिवार था, उन्होंने हमारे वहां पर भी आकर हमारे किसानों के साथ में छलावा किया था, वहां से भी जीत कर गए। और जीतने के बाद में जब लोकसभा के मेरे को एक बार याद है जब मैं 12th के अंदर पढ़ता था, तो उस समय मुझे पता चला मेरे वहां पर बालोतरा के अंदर एक डाक बंगला है। उस डाक बंगले के अंदर मैं निकल रहा था पास से, तो वहां पर कुछ भीड़ देखी। मैंने पूछा आज ये किस बात की भीड़ है, तो कि हमारे सांसद है वो आज 2.5 साल बाद में यहाँ पर आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए लोग आए हैं। और वो सांसद महोदय कौन थे आपको पता है? मैंने पूछा 2.5 साल का होता होगा उनका, कितने 25 साल या 15 साल का शासन होता होगा, उसमें छोटा ही था, ज्यादा जानकारी मुझे थी नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला जब दोबारा चुनाव हुए तो उन्होंने पूरे कार्यकाल के अंदर सिर्फ वो आए थे चुनाव के बाद में एक बार। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, उसको जीतने के बाद उसका दायित्व बनता है कि वो जीतने के बाद जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे, न कि जीतकर एयर कंडीशन में अंदर बैठ जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस इन दौरों के अंदर, चाहे इन गर्मी के अंदर हो, चाहे किसी भी परिस्थितियों के अंदर, हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में खड़े रहकर इन्होंने सेवा की है, इसलिए ऐसा सेवा करने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी और हमारी जो यहाँ पर जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने इतना शासन किया, लेकिन करने के बाद में उन्होंने सिर्फ राजनीति किसानों के गरीब के नाम पर की। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बात पूरी करूंगा, जो आगे और भी मीटिंग है वहां पर जाना है। मैं एक अपन सभी यहाँ किसान परिवार के लोग बैठे हैं, मैं आपको एक चीज कहकर पूरी करता हूँ, हम सभी किसान हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाजार में कोई वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर एक कीमत लिखी होती है, चाहे साबुन लेने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी होती है, एक छोटी से छोटी माचिस लेने जाएंगे तो उसके ऊपर 1 रुपया 50 पैसा लिखा होता है। उसके ऊपर व्यापारी तय करता है कितनी मजदूरी लगी, कितनी कॉस्ट आई, कितना खर्चा आया, सारा जोड़ने के बाद 10, 20, 50% नफा जोड़ने के बाद में हमारे को देता है। लेकिन धरती पुत्र अन्नदाता 4 महीने 5 महीने खेत के अंदर मेहनत करता है, तपस्या करता है, और उसकी फसल कटने के बाद जब वो मंडी के अंदर बेचने के लिए जाता है, उस समय उसकी कीमत किसान तय नहीं करता, बोली लगाकर कोई व्यापारी तय करता है। दुर्भाग्य इस देश के अंदर 4 साल जिन्होंने शासन किया, उन्होंने किसानों को उचित मूल्य दिलाने का काम नहीं किया। पहली बार अगर किसानों का बीमा तय किया है तो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किसानों की फसल बीमा तय किया, उससे पहले कभी उनको किसान याद नहीं आया। और आपसे कहना चाहता हूँ किसानों के लिए अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 1.5 गुना समर्थन मूल्य करने का काम किया, पहले कभी किसान की कोई बात नहीं करता था। लाल किले की प्राचीर से पहली बार अगर किसी ने किसान की बात से शुरुआत की तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, किसानों को किस तरह से रहा, उन्होंने गरीब को गरीब रखना, अनपढ़ को अनपढ़ रखना, आखिर तक किसी को फेल नहीं करना जैसी नीतियां बनाई गई। मैं आपको कहूँ एक आप किसान का मतलब इन्होंने इस तरह से 60 साल में एक बना दी परिभाषा कि किसान का मतलब गरीब है, किसान का मतलब गरीब, ये शब्द हमारे दिमाग में कील की तरह ठोक दिया गया। हमारे जेब के अंदर डाल दिया कि किसान होगा तो गरीबी होगा, ये शब्द हमारे 60 साल में डाला गया। आपको एक बात बताऊं, अगर कहीं पर हम देखते हैं
एक समय उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी कहा करते थे, लेकिन इसका इन 70 सालों 60 साल में उल्टा कर दिया। आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसान है, आज जब कोई कहानी भी की शुरुआत करते हैं तो उस कहानी की शुरुआत के अंदर भी लिखते हैं, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी आपने ऐसी कोई कहानी पढ़ी जिसके अंदर ये लिखा हो कि एक गांव में एक धनाढ्य या अमीर किसान रहता था? कभी हमारे किसान के आगे शब्द अमीर नहीं लिखा गया, हमारे को गरीब ही गरीब लिखाया गया। और उसके बाद में आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई मैगजीन के अंदर कहानी छपती या कुछ भी लिखा जाता तो उसमें भी यही लिखा जाता था। और उसको बाद और फोटो भी देखते थे तो उसमें किसान का एक चित्र दर्शाया जाता कि कपड़े फटे हुए किसान बैठा है, जमीन फटी हुई दिखाते हैं, आकाश की ओर देखता है, एक पंक्ति लिखी जाती है, एक किसान भगवान भरोसे। कभी मेरे किसान को ये नहीं बताया गया कि लहराते हुए खेत के अंदर, वो खेत के अंदर खेती करता हुआ हंसते हुए किसान का चेहरा यहाँ पर नहीं पेश किया गया, जिसकी वजह से मेरे देश के युवा ने यह सोचा अगर मैं खेती करूंगा तो भविष्य में मेरी भी यही दुर्गति होगी। इसलिए इस देश के 7 किसानों के साथ में इस तरह से छलावा किया गया। अब आने वाला ये समय आ चुका है, ये हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज शौचालय बनाने का, कभी किसी प्रधानमंत्री ने सोचा? मेरी बहन बेटी की इज्जत तार तार होती थी, सड़क के किनारे बैठी रहती थी, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि उसको शौचालय बनना चाहिए। मेरी बहन या माता के आंखों में आंसू आते थे जब वो रोटी बनाती थी लकड़ी के ऊपर, उसके आंखों को आंसू में पोंछ लगा कर किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस देकर योजना का प्रारंभ किया। गाँवों के अंदर लाइटें पहुंचाने का, अगर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत कहा कि 2021 तक देश का कोई घर नहीं होगा जिस घर में लाइट नहीं होगी, ऐसा निर्णय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हर गांव को सड़क से जोड़ना हो तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा ये करने का काम किया। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2022 तक लक्ष्य लिया प्रधानमंत्री जी ने कि देश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके कच्ची छत होगी, पक्का मकान बनाने का अगर किसी ने निर्णय लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। ऐसे पहले लोग क्यों नहीं आए? ये पैसा कहाँ जाता था हमारा? हमें उन लोगों को सवाल पूछने चाहिए। अरे जब हमारे को ये चीजें अब मिल रही है तो 60 साल तक तुम लोगों ने जिन्होंने शासन किया ये सुविधाएं हमें क्यों नहीं मिली? इसके पीछे एक ही कारण था, इन भ्रष्टाचारी लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया। पहले तो इस देश को लूटने का काम अंग्रेजों ने किया और इसके बाद आजादी के बाद में काले अंग्रेजों का रूप में इन भूखे प्रेमियों ने इस देश को लूटने का काम किया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब विषय ये नहीं है, हमें तो आने वाले समय के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब को। उन्होंने कहा धारा 370 की जब हटने की बात हुई तो सबसे पहले हनुमान जी वहां पर खड़े होकर बोले कि वास्तव में सबसे पहले इसके समर्थन के अंदर हूँ। क्या बात है, आज धारा 370 हटने से पहले हम सभी जीत कर जाना चाहते थे, हम जनता के बीच में आना चाहते थे, जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमारे पास में समय नहीं है। जिस जनता ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ में जीता कर भेजा है उनके हमें विश्वास के ऊपर खड़ा उतरना है। उन्होंने संसद सत्र बुलाकर ऐतिहासिक निर्णय लिए, 3 तलाक को हमेशा के लिए 3 तलाक कर दिया और जिस धारा 370 के लिए हमने संघर्ष किया और जहां पर इस धारा 370 की वजह से 41,000 से अधिक देश के जवानों ने और नागरिकों ने जान गंवाई, उस धारा को हटाने के लिए हम बार बार कहते रहे, लेकिन यहाँ पर एक माहौल बनाया गया। कांग्रेस के लोग कहते थे अगर धारा 370 हट गई तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा, देश के अंदर हाहाकार मच जाएगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और हमारे अमित शाह जी ने जब धारा 370 हटाई किसी को पता भी नहीं चला, इसे कहते 56 इंच का सीना। और वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी पर आज हम सबको नाज होता है। ऐसे नेतृत्व के अंदर आज देश का सैनिक है, उसको भी गर्व सीना चौड़ा होता है। आज नागौर या किसी भी देश का कहीं का भी सैनिक हो, देश की सीमा के ऊपर बैठा है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो तपती धूप हो, चाहे वो सर्दी हो, बर्फ के अंदर कहीं पर भी बैठा देश का जवान है, आज वो वहां पर बैठा है। उस देश के जवान को भी ये महसूस होने लगा कि वास्तव में एक ऐसी सरकार आई है। आज देश के जवान को भी ये गर्व होता है कि जिन्होंने आते ही सबसे पहले देश का सैनिक, आपको बताना चाहता हूँ कि देश के सैनिक को इस बात का गर्व होता है कि आपको आज यहाँ पर देश के सैनिक बैठा है, उस सैनिक को भी ये लगता है कि वास्तव में आज हम सब गर्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज एक बात कहकर इतनी पूरी करूंगा कि आज सैनिक जब देश की बॉर्डर के ऊपर पहले खड़ा होता था, उस समय जब गोली चलाता था
तो उस समय उसको ये कहा जाता था कि तुम्हें दिल्ली से परमिशन लेनी होगी, और दिल्ली से जब तक परमिशन मिलती तब तक देश के 2-3 जवान शहीद हो जाया करते थे, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि दुश्मन की सब सामने से गोली आए, चाहे आतंकवादी हो या पाकिस्तान की तरफ से गोली आए, तो उस समय कोई गोलियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, जितने आतंकवादी आए चाहे उनको उड़ा दिया जाए। इस तरह का देश के प्रधानमंत्री ने काम किया। आज इस मौके पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मन में ये ठान ले कि जिस समय मैं वोट देने के लिए जाऊं, उस समय जब मैं अपने बोतल के चूल्हे के ऊपर बटन दबाऊं, उस समय मन में ये सोचना कि मैं इस बटन पर जैसे ही दबाऊं उस समय एक आतंकवादी को मैं गोली ठोक रहा हूं। ये अगर आपको मन में आ गया तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं आज देश का खिलाड़ी उनको भी गर्व होगा कि मेरे देश से जहां पर नागौर की धरती से जो मतदान हुआ, उस मतदान के अंदर उनको वहां बैठे बैठे भी चैन होगा, उनको खुशी होगी। इसलिए आज हम यहाँ पर चैन की नींद बैठे हैं। तो इसके लिए इसके पीछे कारण एक है कि देश का सैनिक आज अपने आप को वहां पर बैठा, वो अपने देश की रक्षा कर रहा है। उन सब के लिए और मैं यही कहना चाहता हूँ, और आप अपने आने वाली जो 2 दिन का समय, 2 दिन भी नहीं है, इस एक आज की रात और कल की रात है, आप इतनी मेहनत करें। ये देश का चुनाव, इसके अंदर ये जो विधानसभा हम सोचते होंगे कि एक विधानसभा के चुनाव से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं मानता हूं कि एक चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय के अंदर ये आज आप तय कर दोगे कि एक तो वो अशोक गहलोत की सरकार जिसने इस देश के, इस राजस्थान की जो भी हालत खराब कर रखी है, किसानों के साथ में छलावा किया, उनको ये संदेश जाएगा कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसका अगर आपको परिणाम देना है तो आप 21 तारीख तक आप सभी पैरों के ऊपर खड़े रहकर और भाई नारायण जी को भारी मतों से जीता कर भेजे, ताकि दिल्ली में जाकर हनुमान जी भी अपनी डंके की चोट से बात कर सके। और मैं कहता हूं जीत तो है, अब रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता है। हमें जीत तो निश्चित रूप से मुझे लग गया, मेरे को पता है कि आप सबने जिस तरह से यहाँ पर माहौल और जिस शराब की तरफ मैं देख रहा हूँ, जीत की कोई तो हम चिंता नहीं है। बस चिंता इस बात की है कि हम किस तरह से रिकॉर्ड बना सके। ये रिकॉर्ड बनाने की हम सबको आवश्यकता, जिसके लिए आप सभी मेहनत करके और मंडाला की सीट और यहाँ की सीट दोनों हम बहुत अच्छे, मैं भी दूसरे प्रदेशों के अंदर हरियाणा में भी बहुत अच्छा माहौल है, महाराष्ट्र की सरकार भी वहां पर हमारी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, और हमारी यहाँ की भी, राजस्थान की भी दोनों की दोनों सीटें निश्चित रूप से आ रही है। बस आप सबका इसी तरह प्यार बना रहे और भाई नारायण जी को भारी मतों से जिताकर आपसे यहाँ पर भेजे, ताकि राजस्थान की संसद के विधानसभा के अंदर जाकर अपने क्षेत्र की वहां पर संसद के अंदर हनुमान जी बात उठाएंगे, तो यहाँ पर नारायण जी भाई अपनी बात उठाकर अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे, न कि ऐसे लोग जो हमेशा एयर कंडीशन के अंदर बैठने वालों को कभी आगे नहीं आने देना है। धरती से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए मेरे भाई को आप जीता कर भेजे। इतना निवेदन करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।